हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम है। तो प्यारे दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और आज अलंकार का 5वीं कक्षा अर्थात आज अलंकार हमारे समाप्त हो जाएंगे और कल से हमारी वोकेबलरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल से हम लोग वोकेबलरी पर काम करेंगे, अर्थात कल से हमारी वोकैब शुरू हो जाएगी। वोकैब को करेंगे कल से हम। ठीक है ना दोस्त? तो सभी विद्यार्थी कल से वोकैब के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। आज मेरे दोस्त अन्वयोक्ति अलंकार है। ये अभी अर्थालंकार ही चल रहा है, आप लोगों का ध्यान रखना। अर्थालंकार ही चल रहा है अभी आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इधर। मैंने कहा आप लोगों से अन्वयोक्ति। अन्वयोक्ति अन्य के लिए उक्ति। मैं कह दूं जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को, क्या बनेगी परिभाषा? कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात, व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात, लक्ष्य कर कही जाने वाली बात, कही जाने वाली बात किसी अन्य के लिए कही जाए, किसी अन्य के लिए कही जाए, किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए कही जाए, वहां अन्वयोक्ति अलंकार होता है। वहां अन्वयोक्ति अलंकार, अन्वयोक्ति से ही पता चल रहा होगा अन्य के लिए उक्ति, है ना? वहां अन्वयोक्ति अलंकार होता है, होता है। अब देखिए, अन्वयोक्ति का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कि एक उक्ति ऐसी होती है जो मेरे दोस्त आप लोगों की साहित्य जो शुरू होगा वह मेरे दोस्त आप लोगों की उसके बाद हो जाएगा। मतलब वोकैब के बाद साहित्य ही शुरू रहेगा आप लोगों का। वोकैब के बाद साहित्य को ही करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मैंने कहा कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी अन्य के लिए कही जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को लक्ष्य कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं, है ना? और उसके लिए ना कह करके बात उस पर ढाल करके कही जाए, ऐसे कह सकते हो। जिसका हमने लक्ष्य बनाया है ना, तो उस पर ढाल करके हम बात किसी और के लिए कहेंगे, तो वही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? अन्वयोक्ति अलंकार। वही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का अन्वयोक्ति अलंकार। ठीक है, इतनी बात यहां तक ध्यान रख लेना। अब देखिए कैसे, मैं कह दूंगा कैसे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, वे न इहा नागर बड़े दिन आदर तो आब फूलो अनफूलो भयो गबई गांव गुलाब। यहां पर मेरे दोस्त जो लक्ष्य बनाया है ना, वो गुलाब को बनाया है। यहां पर जो लक्ष्य बनाया है ना मेरे दोस्त, वो किसको बनाया है? वो गुलाब को बनाया। मैं कह दूं आप लोगों से कि बात को घुमा फिरा करके कहना। नागर का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो नगर में रहने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए भी बात कही है ना? आब का अर्थ होता है मेरे दोस्त शोभा। आब का जो अर्थ हो जाएगा वीरो, वो हो जाएगा आप लोगों का शोभा। या गवई का गांव, गवई गांव जो दिया है ये हो जाएगा ठेठ। ठेठ गांव के, ठेठ देहात, ठेठ देहात। अर्थात इस पूरे उदाहरण में बात कही गई है कि वेन यहां नागर बड़े दिन, यानी कि नागर जो मेरे दोस्त नगर में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए कही गई है बात। क्या? कि यहां देहात में वे रसिक ही नहीं हैं, यहां देहात में वे रसिक ही नहीं हैं जो तेरी शोभा और आदर को बढ़ाते। यहां देहात में वे रसिक ही नहीं हैं जो तेरी शोभा और आदर को बढ़ाते। किसको कह रहे हैं? गुलाब को कह रहे हैं। और ए गुलाब, इससे कहा जा रहा गुलाब से, ए गुलाब इस ठेठ देहात में फूल कर भी तुम, इस ठेठ गांव में, इस ठेठ देहात में फूल कर,
फूलो अनफूलो भयो गवई गाम गुलाब, यानी कि फूल कर भी तुम बिना फूले हुए लग रहे हो, यानी खिलकर भी तुम ऐसे लग रहे हो कि जो बिना खिले हुए हो, बिना खिला फूल हो। तुम्हारा यहां फूलना और ना फूलना दोनों के दोनों बराबर हैं। ये बात कही गई है किसके लिए मेरे दोस्त? ये सभ्य और असभ्य लोगों के लिए बात कही गई है। यहां पर सभ्य और असभ्य लोगों के लिए बात कही गई है, ठीक है। जो लोग सभ्य होते हैं और जो लोग असभ्य होते हैं, तो इसमें बताया फूलो अनफूलो भयो गवई गाम गुलाब, अर्थात तेरा फूलना और ना फूलना दोनों के दोनों बराबर हैं। इस बात को इसमें दर्शाया है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। इतनी बात मेरे दोस्त थम्स अप कर दो जल्दी से, थम्स अप कर दो कि इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। इसकी मेरे दोस्त कोई ट्रिक नहीं है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी इसकी ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक मुझे नहीं मिली, क्योंकि इसमें उदाहरण तो रहता है जिसके बारे में बात कही जाती है, लक्ष्य तो रहता है, लेकिन बात किसी और के लिए कही जाती है, वो इसमें छिपा होता है मेरे दोस्त। वो इसमें क्या होता है? वो इसमें छिपा होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ये उदाहरण बस इतना ध्यान रखना, इनके 4-5 उदाहरण है, दिमाग में बैठा लेना कि हाँ इसका अर्थ ये है। तो मैं आपसे बता रहा हूं, ऐसा उदाहरण आए तो अन्योक्ति अलंकार का हो जाएगा। इसमें सभ्य और असभ्य लोगों के लिए बात कही गई है, लेकिन टारगेट किसको किया? लक्ष्य किसको किया? गुलाब को। लक्ष्य किसको किया? उद्देश्य किसको बनाया मेरे दोस्त? वो बनाया है गुलाब को। दूसरे उदाहरण पर आ जाइएगा अब मेरे दोस्त। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? स्वार्थ सुकृत न समव्रथा देखी विहग विचारी बाज पराए पानी परी तू प्रच्छिनु ने मारी। अब इसको देख, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या कहा मेरे दोस्त? स्वार्थ सुकृत न समव्रथा देखी विहग, विहग बोलते हैं मेरे दोस्त पक्षी के लिए आया है, बाज पराई पानी परी तू प्रच्छिनु ने मारी। इसमें बात कही जा रही है, राजा के लिए बात कही गई है, राजा जयसिंह के लिए बात कही गई। मैं आपको बता दूं, इसमें बात कही गई है राजा जयसिंह के लिए, बात कही गई है राजा जयसिंह के लिए, लेकिन जो लक्ष्य किया है ना, जो लक्ष्य बनाया है अन्योक्ति में, वो बाज को बनाया। कैसे? हे बाज, हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच समझ कर देख, या अच्छी तरह सोच समझ करके देख ले कि तू शिकारी के हाथों में पड़कर भी अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। बाज से कहा जा रहा है कि हे बाज, स्वार्थ सुकृत न समव्रथा देखी विहग विचारी बाज पराए पानी प्रति तू प्रच्छिनु ने मारी। स्वार्थु, ये इसका अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त स्वार्थी। सुकृत, जो पुण्य कार्य को कहा जाता है, सुकृत का अर्थ होता है पुण्य कार्य, जो पुण्य कार्य होते हैं। श्रम व्रथा, इसका अर्थ होगा मेरे दोस्त व्यर्थ को परिश्रम, व्यर्थ को परिश्रम। विहग बोलेंगे पक्षी को, और बाज मेरे दोस्त मैंने बताया बाज पक्षी होता है। और मेरे दोस्त राजा जयसिंह अर्थात पानी, पानी का अर्थ होगा हाथ। प्रच्छिनु, पक्षियों को, अपने पक्ष वालों को क्यों मार रहा? अर्थात मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह से सोचकर विचार कर ले कि तू शिकारी के हाथों में पड़कर भी अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। इसमें न तो तेरा स्वार्थ है और न ही यह कोई अच्छा कार्य है। स्वाकृत, सुकृत मतलब इसमें न तो तेरा स्वार्थ है और न ही यह कोई अच्छा कार्य है। तेरा श्रम भी व्यर्थ जाता है, तेरी मेहनत भी बेकार जाती है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिल करके तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तुझे, तेरे परिश्रम का जो फल है वो तुझे ना मिलकर के तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तू दूसरों के हाथों की कठपुतली बन करके अपनी जाति के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मान, कभी कह रहा है कि अब तू मेरी सलाह मान, अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। लेकिन बात किसके लिए कही जा रही है? राजा जयसिंह के लिए। राजा जयसिंह से कहा जा रहा कि तू विचार करके देख ले। राजा जयसिंह, हे राजा, तू विचार करके देख ले, या तुम विचार करके देख लो, तो बाजे पक्षी यानी कि बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर के, औरंगजेब जानते हैं नहीं जानते,
कहा जा रहा है राजा जयसिंह से कि तू अपने शासक औरंगजेब के कठपुतली बनकर के अपने साथी इन हिंदुओं को राजाओं पर आक्रमण कर रहा है, इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरा स्वार्थ भी पूर्ति नहीं होती है और जीता हुआ राज्य तुझे भी नहीं मिलता, और युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य काम नहीं होता, तेरे श्रम का फल तुझे नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं को मत मार। ये बात कही जा रही है। एक बार इसका भी थम्स अप करके बता दो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो। दिमाग में बैठ गया होगा, अर्थ बताते ही दिमाग में बैठ गया होगा वीरो। थम्स अप कर दो जल्दी से, थम्स अप कर दो जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से। बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। आगे देखो, आगे क्या कह रहा, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबती बहार, अर्थात मैं कह दूंगा कि इस दोहे में मेरे दोस्त जो अली है ना, अली भोरा, ये है भोरा, भोरे के माध्यम से, इस दोहे में भोरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, और आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब पर गुलाब की तरह मेरे दोस्त पत्र पुष्पहीन धनहीन हो गया है। यानी कि कोई व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति धनहीन हो गया है, और यहां पतझड़ के लिए आया है कि अपत कटीली जार, अर्थात पतझड़ की जो गुलाब की तरह है, गुलाब की तरह पतझड़, पत्र जो है यानी कि पत्ते जो हैं वो पुष्पहीन हो गए हैं। इसमें इसका चित्रण किया गया है। और लास्ट है मेरे दोस्त सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर मोस्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधयो आगे कौन हवाल। ये सबसे ज्यादा सुपर मोस्ट है मेरे दोस्त। इसमें बताया जाता है, इसमें बोध कराया गया है क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अर्थात मैं कह दूंगा इस पंक्ति में मेरे दोस्त बताया है कि भोरे के माध्यम से राजा को उनकी अकर्मण्यता और युवा रानी के प्रेम में डूबे रहने पर व्यंग किया गया है। यहां भोरा जो है वो अप्रस्तुत है और राजा प्रस्तुत है, लेकिन संदेश राजा को दिया गया है। यह भी मेरे दोस्त अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करूंगा। आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त, इसके बाद आगे क्या अलंकार आता है उसको ध्यान में रखना। एक एक मेरे दोस्त आप लोगों को समझा दिया, एक एक समझा दिया मेरे वीर, एक एक, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई मेरे वीर। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें बात राजा के लिए कही गई है, अर्थात मधुर मधु, यहां भोरे को लक्ष्य बना करके इसमें बात की गई है। यह बात ध्यान रखना। सर ये वाला उदाहरण पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था मेरे दोस्त, बिल्कुल पूछा गया था, ठीक है। आगे देखो, विभावना अलंकार। देखिए भैया, विभावना का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, इसका अर्थ जो होता है वो होता है विशेष प्रकार की कल्पना। इसका अर्थ विशेष प्रकार की कल्पना होता है। इसका अर्थ विशेष प्रकार की कल्पना होता है, अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त, विभावना अलंकार होता है। पराग का अर्थ मेरे दोस्त एक तो प्राचीन पर्वत भी होता है, कपूर के छोटे कण भी होते, धूलि भी होता, रज भी होता, चंदन भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। रवि मैंने मेरे दोस्त समझा दिया, आज ये पूरा नहीं होने का मेरे वीर, कक्षा को पीछे करके मेरे वीर देख लेना, बहुत आसान है,
ठीक है, वो सारे उदाहरण ऐसे हैं जो अन्योक्ति अलंकार के मेरे वीर मैंने कराए हैं। ठीक है ना वीर, परेशान मत हो बिल्कुल भी। आगे देखो, विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए। ठीक है, जहां बिना कारण के ही मेरे दोस्त कार्य हो जाए उसे कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। अर्थात मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि बिना धन के सुख मिल गया और बिना खाए ही शरीर मजबूत हो गया, अर्थात बिना कारण के ही कार्य हो जाना। यह बात को ध्यान में रखना आप सभी विद्यार्थी। मैंने कहा, अब इसमें क्या बताया, बिनु पद चले यानी कि बिना पैर के चलना, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना, अपने आप में एक विशेष प्रकार की कल्पना है कि नहीं है? बिल्कुल है मेरे दोस्त, बिल्कुल है मेरे शेर, विशेष प्रकार की कल्पना। आगे देखो क्या कह रहा है, कर बिनु कर्म, कर होता है मेरे दोस्त हाथ का पर्यायवाची, यानी कि कर बिनु कर्म, बिना हाथ के विभिन्न कार्य करना, करे विधि नाना, यानी कि बिना हाथ के विभिन्न कार्य को करना। बिना हाथों के कोई विभिन्न कार्य कर देगा क्या? नहीं कर सकता। आगे क्या दिया है कि आनन रहित, मुख के बिना, आनन रहित मुख, मुख के बिना संपूर्ण रस भोगी, अर्थात सकल रसों का भोग करना मेरे दोस्त क्या कहलाता है? आपका विभावना। आगे दिया बिनु वाणी, बिनु मतलब बिना, बिना बोले, वक्ता बोलने का उल्लेख करना, गूंगा होने के बाद भी वक्ता बोलने का उल्लेख करना, वही मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? वही मेरे दोस्त आप लोगों का विभावना अलंकार हो जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना मेरे शेरों? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से। रस छंद अलंकार की प्रैक्टिस जो होगी वो शनिवार के दिन होगी, आप सभी तैयार हो जाना। सर आपकी किताब, मनोज जी मेरी किताब में अभी बहुत समय लगेगा। मैं आपको बता दूं, एक आइडिया दे रहा हूं, उस पर मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, और वह किताब या तो आवेदन के आसपास में आप लोगों की दूंगा या फिर मेरे दोस्त उस किताब को बीच में दूंगा। यह बात ध्यान रखना, आवेदन के, परेशान ना हो बिल्कुल भी। अभी अभी हमारी एक किताब और आई है, नवीन भैया की किताब, मेरे दोस्त उस किताब से भी पढ़ सकते हो, बेहतर कंटेंट है उसमें भी, ऐसी बात नहीं, अगर आपको जल्दी आपको चाहिए तो। ठीक है ना वीर? तो चलिएगा आगे देखो, बिना धन के, देखो धन के बिना सुख मिल गया, क्या धन के बिना सुख मिल जाएगा? कहां मिल जाएगा भैया, कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होगी। आगे बिना खाए ही शरीर मजबूत हो गया, बिना खाए शरीर कैसे मजबूत हो जाएगा भैया? शरीर तो कमजोर होगा, ये भी बात उसको दर्शाता है गुड़िया। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो इसके बाद आता विरोधाभास अलंकार। अब देखिए विरोधाभास किसे कहते हैं? नंदिनी पैट में अलंकार नहीं आता गुड़िया, पैट में अलंकार परिभाषा अजय कुछ नहीं है मेरे वीर। परिभाषा का मतलब होता विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां बिना कारण के कार्य को होना पाया जाए। तो यहां बिना कारण ही तो बिना पैर के कोई चल सकता, बिना बिना कान के कोई सुन सकता नहीं ना मेरे वीर, इसको दर्शाता है। ठीक है ना मेरे शेर, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए अब देखो, मैंने बताया आप लोगों को विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो मेरे शेर। आप कहोगे कैसे भैया जी? देखिए मैं कह दूंगा इसकी परिभाषा कि जहां विरोध ना हो, जहां विरोध न हो फिर भी विरोध का आभास हो, फिर भी विरोध का आभास हो। जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे भैया जी कैसे? भैया जी एक बात बताओ, हम हमारे जो माँ बाप हैं हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें कहते हैं कि बेटे उसके साथ मत रहना, उसके साथ मत रहना, गलत आदमी है वो, गलत काम करता, गलत संगति में मत पड़ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे माँ बापों को यह लगता है कि गलत संगति में पड़ना हमारा बच्चा भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जिस पर छोटी की मात्रा लगती है वह भौरा होता है, जिस पर बड़ी की मात्रा लगती है वो सखी होता है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो। आप कहोगे कैसे?
आप कहोगे कैसे भैया जी, ये देख लीजिएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अर्थात भैया यहां दिया है या अनुरागी चित्त की गति, अनुराग भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। अनुराग किसको कहते हैं मेरे दोस्त? अनुराग किसका पर्यायवाची होता है, मतलब अनुराग किसका मेरे दोस्त स्थायी भाव होता है? भक्ति रस का। तो यहां बताया है कि या अनुरागी यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम चित्त, ईश्वर के प्रति प्रेम को कोई नहीं समझता है, दिया ना, समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझता है। आगे दिया है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे भक्त भगवान के प्रति श्याम के रंग में ढंगता चला जाएगा, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे ही उसका उसमें सात्विक भाव भरते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या ना? अभी अर्थालंकार ही चल रहा है मेरे दोस्त। बात क्लियर है मेरे शेर? इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बात या ना? ठीक है सर, आप बहुत तेज बोलते हो, कभी कभी हमारे कान में लीड। गुड़िया रानी, ये माइक दूसरा है, मैं बहुत प्रेम भाव से बोलता हूं। मोहब्बत एक धीमा जहर है कि नहीं? ये वाली उदाहरण बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, है ना। और इसमें निषेधात्मक बोध भी मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, ये भी मेरे दोस्त किसका हो जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? नहीं शिवम मेरे वीर, उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, उसमें सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा वीर, इतना अंतर है, ये इस पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना वीर? सॉल्यूशन भी मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं इस वाली बात को। देखो आपने देखा होगा, विरोधाभास का अर्थ होता है जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो। आप कहोगे कैसे? यहां दीवार पर लिख रहा है पोस्टर लगाना मना है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? दीवार पे लिख रहा पोस्टर लगाना मना है, एक तरफ से न्यू रहेगा, एक तरफ से लई लगा करके पोस्टर हाथ में लेकर न्यू करके चिपकाता रहेगा और पीछे को देखता रहेगा कहीं कुछ हादसा तो ना हो रहा। तो यही तो है, उसे पता विरोध हो जाएगा, लेकिन उसे पता विरोध होगा, लेकिन विरोध है, विरोध का आभास हो रहा है। देखा ना, विरोधाभास की परिभाषा क्या होती है? जहां विरोध हो, विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, वही मेरे दोस्त विरोधाभास अलंकार होता। लिखा रहा है यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन फिर भी अदबद का वहीं खड़ी करेगा, पीछे को देखता रहेगा और खड़ी कर देगा। यह होता है मेरे दोस्त आपका विरोधाभास अलंकार, उसे ही कहते हैं मेरे शेर विरोधाभास अलंकार। ठीक है मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई मेरे शेर? बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आगे दिया है मेरे दोस्त दृष्टांत अलंकार। आप कहोगे भैया जी दृष्टांत अलंकार की क्या परिभाषा आप लोगों की होती है? तो देखो, दृष्टांत अलंकार में मेरे वीरों आपको बिंब प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखो, मैंने कहा मेरे दोस्त दृष्टांत अलंकार में जो मिलता है आपको, जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव बोध होता है। मैं कह दूंगा कि जहां उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान, एक भैया ने मुझसे उसमें पूछा था ग्रुप में, जहां उपमेय और उपमान के भैया जी इन अलंकारों को और बता देना। विशाल सैनी भैया मेरे वीर, नहीं बदला जा सकता, आप बार बार अपने आप को परेशान कर रहे हो, है ना, प्लीज आप ध्यान रखो, है ना। चलो, येलो दिख रहा हूं, येलो भैया लाइट की वजह से दिख रहा हूं, है ना। देखो मैंने कहा विरोध कहां हो रहा? अरे विरोध होना रहा क्या? जब बात इस उदाहरण में विरोध कहां हो रहा? विरोध होना रहा क्या? लिखा हुआ है कि यहां पोस्टर लगाना मना है, ना, नहीं, इनकार किए जाने वाले जो शब्द होते हैं ना मेरे दोस्त, वो आपके उसी के अंतर्गत आते हैं, विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत। बात समझ में आ गई क्या? अरे स्पीड से कहा हूं भैया, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, एक एक उदाहरण का अर्थ बता रहा हूं, ऐसा मत क्या करो। बोकैप का मतलब होता है विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये शब्द उसको कहते हैं बोकैप। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा कि जहां उपमेय और उपमान तथा तथा उनके साधारण धर्मों में, तथा उनके साधारण धर्मों में, तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का बोध हो, धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का बोध हो, बिंब प्रतिबिंब का बोध हो, का बोध हो,
उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी मेरे दोस्त, देखो स्वास्थिक मेरे दोस्त, ऐसे मैं कह दूं कि इसके भेद कितने होते हैं वीर, भेद जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मेरे दोस्त इसी के ही होते हैं। ऐसे तो अलंकार 105 से भी ज्यादा अलंकार हैं, 100 प्लस अलंकार हैं। अगर सबको करने बैठ गए तो कभी जीवन में अलंकार ही पूरे ना हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको केवल मुख्य मुख्य करा रहा हूं और इन्हीं पर आधारित आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न भी आए हैं, जो विगत परीक्षा हुई है, यूपीएसआई हो यूपी पुलिस हो। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं परीक्षा में प्रश्न आएगा अलंकार से तो आपकी कक्षा से आएगा। बाकी जो मुझसे रह जाता है वो मैं वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों को पूरा कर देता हूं पूरी तरीके से। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, बाकी काम करना उस पर वो आपका मेरे दोस्त निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है, ठीक है। हां शकील, ना शब्द जो है वो अधिकतर उसी में आता है। देखिए मैंने कहा बिंब प्रतिबिंब का बोध होगा। अब देखिए कैसे, मैंने इनके अर्थ भी मेरे दोस्तों साथ साथ लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए। दिया है बसे बुराई जासु तन, ताही को सम्मान, भले भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। अर्थात यहां पर दिया है सम्मान होना और जपदान होना, जप करना, ये दिया ना, खोटे ग्रह जपदान, ये दोनों भिन्न भिन्न धर्म कहे जाएंगे और इन्हीं में ही मेरे दोस्त बिंब प्रतिबिंब का बोध हुआ है। इन्हीं में ही मेरे दोस्त बिंब प्रतिबिंब का मेरे दोस्त बोध हुआ है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो भैया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से, एकदम फटाफट। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? आगे देखो, एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, तजी आशा तन प्राण की, दीप ही मिलत पतंग। इसका अर्थ क्या है? देखो पहली वाली का तो अर्थ यह है, पहली पंक्ति का, कि एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रख सकते, यानी कि मियान साइड में लगा लेते हैं। एक मियान में बिल्कुल भी मेरे दोस्त तलवार नहीं रख सकते, हम तलवार बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, यह बात का ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूं, तजी आशा तन प्राण की, दीप ही मिलत पतंग, यहां पर दिया है पतंगे का दीपक से मिलना। ध्यान से देखो, मैंने अर्थ जान पूछ करके लिखे हैं, जिससे आपको बहुत आसान, क्योंकि ये कुछ नए नए देखने के लिए मिल रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना मुझे विश्वास है कि पतंगे का दीपक से मिलना एक दृष्टांत के रूप में दिया गया है, और जो यह दर्शाता है कि दोनों विरोधी या समान वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। जैसे एक मियान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। बात समझ में आ गई क्या? किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ध्यान रखना, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई ना इतनी? एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। एक बार मेरे वीर थम्स अप करके बताओ जल्दी से मेरे दोस्त। एक बार थम्स अप करके बताओ भाई। बिंब का जो अर्थ होता है वो मेरे दोस्तों होता है मूर्त को मूर्त प्रदान करना, मूर्त रूपी, यानी कि दृश्य कह दो आप, ठीक है, दृश्य कह दो आप। और प्रतिबिंब जो होता है मेरे दोस्त, एक किसी वस्तु का दर्पण, किसी वस्तु का क्या हो जाएगा मेरे वीर? दर्पण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बस मैंने बताया, मूर्त का मतलब हो जाएगा, बिंब का मतलब हो जाएगा मूर्त रूप से, मूर्त रूप से दिखाना, और यह प्रतिबिंब उसका दर्पण दिखाना कि वही वस्तु सेम दिखाई दे, वही वस्तु। इसका मतलब बिंब प्रतिबिंब का एक वस्तु को दोबारा से सेम देखना, या प्रतिछाया कह दो, उसकी परछाई कह दो मेरे दोस्त, आप लोग उसको कह सकते हो। जैसे दिया है यहां पर, ठीक है, सम्मान होना और जपदान होना, सम्मान भी कर रहे हैं और जपदान भी कर रहे हैं, दोनों भिन्न भिन्न धर्म कहे जाएंगे जो इसके अंतर्गत आता। और इसमें एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक मियान में दो तलवार भी नहीं रह सकती, यह भी बात ध्यान रखना, ठीक है। और आगे दिया है इसमें, तजी आशा तन प्राण की, दीप ही, दीप जो दिया ना, ये दीपक को बोला है। और पतंगा, पतंगा जानते हैं पतंग किसे कहते हैं? पतंगा, अरे भैया जो जुगनू से उड़ते हैं, जुगनू से उड़ते हैं, उसको ना कहते हैं मेरे दोस्त। जपदान का मतलब होता है माला को जपना मेरे वीर, माला को जपना,
ठीक है, उसको कह सकते हो आप लोग। मैंने कहा आप लोगों से कि पतंगे का दीपक से मिलना, एक पतंगे का जो पतंगा होता उसका दीपक से मिलना एक दृष्टांत के रूप में दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि विरोधी समान यानी कि वस्तुएं एक समान नहीं मिल सकती, यानी कि पतंग और दीपक दोनों के दो, तो पतंगा और दीपक दोनों के दोनों अलग है मेरे दोस्त, वो एक समान नहीं हो सकते। कीट पतंगा नहीं है, वो कीट ना होता, वो चमकने वाला जो होता है, जानते होंगे आप उसको। ठीक है, ये बात का ध्यान आपको रखना है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे दोस्त इसका उदाहरण, अगर आपको ध्यान में रखना है तो। ठीक है भैया, आगे आता है व्यतिरेक अलंकार। आप कहोगे भैया जी व्यतिरेक किसे कहेंगे? भैया जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, क्या बोलेंगे परिभाषा? जहां उपमेय को उपमान से, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, श्रेष्ठ दिखाया जाता है या बताया जाता है ना, दिखाया जाता है। मैं आप लोगों को समझा दूं मेरे दोस्तों, देखो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। हाँ, जुगनू जिसको कह देंगे आप, बिल्कुल सही बात है, जुगनू। उपमेय किसको कह दोगे मेरे दोस्त आप लोग? मेरे दोस्त जिसकी तुलना की जाए। और उपमान किसको कह देंगे मेरे दोस्त? जिससे तुलना की जाए, है ना। उपमान किसको कह देंगे मेरे दोस्त? जिससे तुलना की जाए। अजय मेरे वीर, उसकी तुलना हो रही है तलवार, दो तलवार एक म्यान में कैसे रह सकती है मेरे वीर? कैसे रह सकती है ये बताओ? जबरदस्ती तलवार म्यान में डालने से क्या फायदा? हो सके म्यान ही तुम्हारी जो है वो जो रगी रहती है वो टूट जाए, कट जाए, उसको भी कह सकते हैं। निश्चिंत रहो, आप बेफिक्र रहो अजय मेरे भी दोस्त, ये दोनों के दोनों तीनों के उदाहरण ये इसी के ही हैं, आप बेफिक्र रहना। ठीक है भैया, जो इतनी मेहनत में करके लाया हूं ये समझ लेना आप लोगों के लिए ही है, और ये सब बेस्ट है, आप चिंता मत करना। ठीक है भैया, देखो मैंने कहा जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। उपमेय किसको बोलते हैं? उपमेय जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना हो। और उपमेय उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो। मैं अर्थ इसीलिए साथों साथ लेकर के आया हूं इन उदाहरणों के, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए वीर, है ना। देखो मैंने कहा ये रहे उदाहरण, फूले फले सदा तुलसीदास चंदन विष व्यापत नहीं लिपटेत रहत भुजंग। यहां देखो मैंने कहा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहां फूले फले सदा तुलसीदास चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। देखो यहां क्या दिया इसका अर्थ देख लो। अब देखो इसका अर्थ बताया है व्यतिरेक अलंकार का, कि यहां चंदन को विष से लिपटा देखकर, यहां चंदन को, ये जो चंदन दिया है ना, इसको विष से लिपटा देख करके भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ने की बात कही गई है। यही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? व्यतिरेक अलंकार। यही होता है मेरे वीर आपका व्यतिरेक अलंकार। इतनी बात समझ में आ गई ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई ना मेरे वीर? मैंने कहा आप लोगों से फूले फले सदा तुलसीदास चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यानी कि यहां चंदन को विष से लिपटा। देखा होगा आपने चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, लिपटे रहते हैं कि नहीं लिपटे रहते? सांप, और सब में विष होता, जहर होता कि नहीं होता? देखकर भी उस पर, चंदन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन पर मेरे दोस्त कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। आगे दिया है वीरो, क्या चांद सो मुख पर मुख की बात चांद से भी सुंदर है। अब देखो यहां पर क्या बताई है कि यहां चांद से मुख की तुलना, देखो ध्यान से, चांद सो मुख पर मुख की बात, चांद से मुख की तुलना की गई है, लेकिन मुख को चांद से भी सुंदर बताया गया है। मैंने कहा आप लोगों से विशेष ध्यान रखना मेरे वीरों, आप सभी विद्यार्थी। मैं जिसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ वो पर्याप्त को बोलते हैं व्याप्त, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसकी जो परिभाषा है वो ये बनती है कि जहां उपमेय की उपमान से श्रेष्ठ, यानी कि उपमेय को जो है, ये जो उपमेय होता है यानी कि जिसकी तुलना की जा रही हो, उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है इसको। तो यहां आप देख सकते हो, यहां मेरे दोस्त चांद है ना, चांद ये उपमान है, और ये मुख जो है ये आपका उपमेय है। तो मुख को चांद से भी सुंदर बताया, यही है मेरे वीर।
यही है मेरे वीर। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ थम्स अप करके, जल्दी से बताओ मेरे वीर, थम्स अप करके फटाफट बता दो, जल्दी से फटाफट बता दो, फटाफट। भैया श्रेष्ठता बताई जाती है, विपरीत होता है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि चंद्रमा को बोलते हैं, रवि बोलते हैं सूर्य को, अर्थात यहां भगवान राम के यश और प्रताप को चंद्रमा और सूर्य से भी महान बताया गया। यानी कि सूर्य क्या है? प्रकृति। मैंने आपको बताया था जो प्रकृति से संबंधित होता है ना, वह मेरे दोस्त आप लोगों को बताना होगा। वह मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होगा? प्रकृति से जो संबंधित होगा वह उपमान होगा, और जो मेरे दोस्त आप लोगों का प्रकृति से संबंधित नहीं होगा वह मेरे दोस्त उपमेय होता है। यहां पर चंदन जो है वो मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? उपमान, और विष जो हो जाएगा वो मेरे दोस्त आपका उपमेय हो जाएगा। ध्यान रखना। आगे दिया है क्या? विशेषोक्ति अलंकार। अब आप कहोगे भैया जी विशेषोक्ति की परिभाषा क्या होती है? जहां कारण के मौजूद होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए। जहां कारण के मौजूद होने पर भी, जहां कारण के मौजूद होने पर भी, कारण के मौजूद होने पर भी, कारण के, जहां कारण का मौजूद होने पर भी, या कारण के मौजूद होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए, कार्य का न होना, न होना पाया जाए, पाया जाए, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम उसे कहते हैं हम मेरे दोस्त आप लोगों का विशेषोक्ति अलंकार। इसे कारण है, या मैं ऐसे कह दूं, ऐसे भी कह सकता हूं, कारण है पर कार्य नहीं के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसमें कारण तो होता है, कारण तो होता है, कारण है, पर कार्य, कार्य नहीं के रूप में होता है, नहीं के रूप में जाना जाता है, रूप में होता है, होता है। यह होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हिंदी का सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई के अंत तक मेरे दोस्त आप लोगों का समाप्त करने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। दीपक बताया तो मेरे दोस्त विष संज्ञा है। पहली बात तो चंदन एक प्राकृतिक रूप को दर्शाता, प्रकृति उपमान चंदन, और विष जो हो जाएगा उपमेय, ठीक है भैया, उसको दर्शाया है। अब देखो इसके उदाहरण, जैसे दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूं। यहां पर बताया है क्या? कि जहां कारण के मौजूद होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए। तो देख लो, मेघ बरस रहे, बारिश हो रही, पानी आ रहा, फिर भी प्यासी की प्यासी। धन होते हुए भी वह दान नहीं करता, धन है फिर भी दान नहीं करता, धन है फिर भी दान नहीं करता। सुंदरता होने पर भी वह आकर्षक नहीं लगता। देख लो मैंने क्या कहा आपसे, कि कारण के मौजूद होने पर भी सुंदर है फिर भी आकर्षक नहीं लगता, फिर भी आकर्षक नहीं लगता। मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, इसी का ही उदाहरण है मेरे दोस्त। मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, ये इसी का ही उदाहरण मेरे दोस्त आपका आता है विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत। ठीक है बीरो, जल्दी से इसे थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। खत्म हो जाएंगे, आज आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मात्र 15 मिनट और बची है, इसको जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा कर लो। और थोड़े एक दो अलंकार बचे हैं आप लोगों के, जिसको आप पूछ रहे थे कि भैया जी इसको जरूर समझा देना। जल्दी से करो पहले। पहली बार अलंकार सुन रहा हूं सर। सर इसमें चौथी लाइन हमारे लिए लिखी है, ये कोई बात नहीं, आज नहीं मिल रही तो कल अगली बार तो मिलेगी। एक समय तो ऐसा आएगा कि जो मिलेगी। जहां उपमेय को उपमान के समान न कहकर उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है। अर्थात अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त प्रतीप अलंकार की, आप लोगों को मैं बताऊं तो क्या बनेगी? जहां उपमेय को उपमान के समान ना कहकर, क्या बनेगी? जहां उपमेय को उपमेय को उपमान के समान न कहकर, समान न कहकर
क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्त, उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है ना। उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है। अब उपमेय और उपमान का अर्थ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उपमेय बोलते हैं जिसकी तुलना की जाती है, उपमान उसको बोलते हैं मेरे दोस्त जिसकी तुलना नहीं की जाती। रोहित मेरे वीर, मैं बहुत अच्छे से मेरे वीर, बहुत मेहनत करी है मैंने, ये समझ लो कि रात को एक एक उदाहरण लिखने में मेरे वीर मैंने बहुत मेहनत की। एक बार दोबारा देख लेना, मुझे विश्वास है रोहित जी आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि जहां उपमेय में उपमेय के उपमा, जहां उपमेय को उपमान के समान, ये को कर देना, जहां उपमेय को, उपमेय किसको बोलते हैं जिसकी तुलना की जाए, उपमान किसको बोलेंगे जिससे तुलना की जाए। उपमेय को उपमान के समान ना कह करके, इन दोनों को एक दूसरे के समान ना कह करके, उपमान को ही जिससे तुलना की जाए उपमेय के समान बताया जाता है, उसी को ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, प्रतीप अलंकार। अर्थात मैं कह दूं ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार का क्या होता है मेरे दोस्त, उल्टा होता है मेरे दोस्त। इस बात को दिमाग में रखना है, बहुत आराम से बोल रहा हूं। अब देखो इसके उदाहरण देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, इसके जब उदाहरण देखोगे ना आप लोग तब आप लोगों को पता चल जाएगा। अर्थात मैं कह दूं देखो इसमें बताया है कि उपमेय को श्रेष्ठ ना बता करके, या उपमेय और उपमान को दोनों को समान ना कह करके, उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता। मैं कह दूं उपमेय से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, यानी कि श्रेष्ठ बता दिया जाता। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, नीचे उदाहरण भी लिख रहे हैं देख लो। सीता के मुख समता पाव कीमी, है ना, सीता के मुख समता पाव कीमी, चंद्र बापरू रंक, रंक मेरे दोस्त गरीब के लिए भी आता है। अब देखो सीता के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया, आप देख सकते हो। सीता के मुख समता पाव कीमी चंद्र बापरू रंक, अर्थात मेरे दोस्त ये जो सीता का मुख है ना, इसको चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बताया है। चंद्रमा यहां मेरे दोस्त उपमान हो जाएगा, चंद्रमा यहां मेरे दोस्त उपमान हो जाएगा, और मेरे दोस्त सीता का जो मुख है वो मेरे दोस्त उपमेय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तो आप देखो मैंने क्या बताया, उपमान परिभाषा देखो क्या कह रही है कि उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है, इसको चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया जा रहा है उपमेय को। यह बात ध्यान रखनी, ठीक है। लास्ट है ये, अंतिम है बस, इसके बाद नहीं है, आप ध्यान रखना। जैसे चांद मुख इतना सुंदर है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चांद मुख इतना सुंदर है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ, यहां मुख को सूर्य के समान लाल होने के बजाय सूर्य को मुख के समान लाल बताया गया है। ये देख लो, मैंने इसकी अर्थ इसलिए लिखे जिससे आप लोगों को मेरे वीरों अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाए, जान पूछ करके मैंने अर्थ लिखे हैं। ठीक है वीर। आगे कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती, यहां कानों में कुंडल और मोर पंख की शोभा का वर्णन जो कृष्ण के श्रृंगार का हिस्सा है उसको दर्शाया है। जो कृष्ण के श्रृंगार का, सुंदरता तेरी देखकर चांद भी शर्माता है, अर्थात यहां चांद की सुंदरता की बजाय चांद को नायिका की सुंदरता से शर्माता हुआ दिखाया गया है। चांद को मेरे दोस्त नायिका की सुंदरता से क्या बताया है, शर्माता हुआ बताया गया है। बात समझ में आ गई? एक बार मेरे दोस्त हम सब कर देना। अब देखो इसमें कुछ कॉमन चीजें मैं बता दूं, इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कहीं सम आ रहा है ना, कहीं पर आपको सम शब्द मिलेंगे, कहीं पर सा शब्द मिलेगा देखने के लिए। अने आप कहोगे कि नहीं ये तो उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार के अंतर्गत ही ये आता है, लेकिन ये ऐसा ही होता है, लेकिन ये उल्टा होता है उसका, है ना, ये उसका उल्टा होता है मेरे वीर। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो? यानी कहने का मतलब है प्रकृति को झुटलाया जा रहा है और मेरे दोस्त प्रत्यक्ष को बताया जा रहा है। जो प्रत्यक्ष है, मुख है, उसको मेरे दोस्त सही बताया जा रहा, अच्छा बताया जा रहा। इसका अर्थ यह होता है, ठीक है। यानी कि प्रकृति को नकार करके मेरे दोस्त बनावटी चीजों का, मैं कह दूं आप लोगों से, उनको बढ़ा करके बताना, ठीक है। कीमी प्रभु को कहते हैं भैया, कीमी एक लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है भैया, कीमी एक लड़की का नाम भी होता है।
आगे देखो, अपनहुति अलंकार। आप कहोगे भैया जी अपनहुति अलंकार क्या होता है? अपनहुति का अर्थ होता है मेरे वीरों छिपाना, या फिर मैं कह दूं मेरे दोस्त इनकार करना। परिभाषा, जहां उपमेय को निषेध कर उपमान का आरोप किया जाए। जहां उपमेय को निषेध कर, जहां उपमेय को निषेध कर, उपमेय को निषेध कर उपमान का आरोप हो, उपमान का आरोप किया जाए। उपमान का आरोप किया जाए उसको कहते हैं अपनहुति अलंकार। अपनहुति का अर्थ होता है छिपा हुआ, अर्थात मैं कह दूं किसी बात को छिपाना या फिर मैं कह दूं इनकार करना, वही अपनहुति अलंकार होता। उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा, उदाहरण देखोगे तो मेरे दोस्त पता चल जाएगा। पूर्णिमा गुड़िया, ईमानदारी से कह रहा हूं गुड़िया रानी, जिस तरीके से लिखे हैं उनको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। जैसे उदाहरण लिखे, उदाहरण देख करके उसके नीचे अर्थ भी लिखा जान पूछ करके, मुझे पता था, है ना। मैं बताऊं आप लोगों को, मुझे पता था आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, मैं आपसे पहली बात कह रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कुछ तो ऐसे हैं जो नए उदाहरण देख रहे होंगे, ये जिन्होंने बस केवल नॉर्मल से ही पढ़े होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं जान पूछ करके मेरे दोस्त ये लेकर के आया हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इससे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है भैया जी, इतना बेफिक्र रहना। मैंने क्या बोला? यह मुख नहीं चंद्रमा है, अर्थात मुख उपमेय है, यहां पर को छिपाया गया है और चंद्रमा उपमान का आरोप लगाया गया है। देख लो, यह मुख नहीं है चंद्रमा है, अर्थात मुख को तो छिपा दिया है ना, और चंद्रमा उपमान का आरोप लगा दिया यहां। ये लो, यह रस्सी नहीं सांप है, अर्थात रस्सी उपमेय है और मेरे दोस्त सांप उपमान का आरोप लगाया गया है। यहां पर सांप का उपमान का आरोप लगा गया कि सांप है, आराम से कह सकते हो। आगे पलास, यह पलास के फूल नहीं जलते अंगारे हैं। यहां पलास के जो फूल हैं वो उपमेय हैं, इनको छिपाया गया है और जलते अंगारों अर्थात जलते अंगार उपमान का आरोप लगाया गया। जो जलते अंगार मेरे दोस्त हैं उसका उपमान का आरोप मेरे वीर लगाया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। मानविकर अलंकार भी बताऊंगा। यह चाकू नहीं तलवार है, कह सकते हो यह चाकू नहीं तलवार है मेरे वीर, उसको दर्शाते हो। दीपक मेरे वीर ऐसा ना बोले, बहुत मेहनत लगी मेरे वीर, केवल प्रयास करो, परिभाषा से प्रयास करो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखो। इसके बाद लास्ट आता है एक अन्वय अलंकार, फिर पाश्चात्य अलंकार की तरफ पढ़ेंगे। अन्वय अलंकार किसे कहते हैं मेरे दोस्त? अन्वय अलंकार होता है आपका जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। मैं कह दूं कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, उसे ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? अनन्वय अलंकार मेरे दोस्त कहते हैं। या मैं कह दूं किसी वस्तु की तुलना उसी से की जाए, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की तुलना उसी से की जाए, किसी वस्तु की तुलना उसी से की जाए, उसी से की जाए, उसे कहते हैं हम अनन्वय अलंकार। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अनन्वय अलंकार। आप कहोगे किस तरीके से, कैसे? ये तो आपके सामने, राम से राम और सिया से सिया, अर्थात राम की तुलना राम से, सिया सीता की तुलना सीता से। भारत के सम भारत है, भारत की तुलना भारत से। मुख तो मुख ही है, मुख की तुलना मुख से, मुख तो मुख ही के समान सुंदर है, इसमें आ जाएगा। वह कमल कमल के समान है, कमल कमल की आपस में तुलना कर दी। यही होता है मेरे वीर आप लोगों का, मेरे शेर, क्या मेरे वीर आपका ये वाला अपनहुति अलंकार। यही होता है वीर अपनहुति अलंकार। और ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता उदाहरण, भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है?
भारत के समभारत है, ये इसमें कौन सा अलंकार है, आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट और अंतिम मेरे वीरों आप लोगों का पाश्चात्य, जिसके अंतर्गत आता है मानवीकरण अलंकार। बहुत सारे भैया हमारे कमेंट सेक्शन में करने पे लग रहे हैं कि भैया जी क्या होगा पाश्चात्य मानवीकरण अलंकार। भैया मानवीकरण अलंकार होता है जहां प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को, क्या बोलेंगे, जहां प्रकृति पदार्थ, जहां जहां प्रकृति कोमा पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को, अथवा अमूर्त जो अदृश्य हो, अमूर्त भावों को मानव के द्वारा चित्रित किया जाता है। मानव के द्वारा अर्थालंकार बस यहां तक ही थे, ध्यान रखना। अर्थालंकार यहां तक ही थे, अनन्वय अलंकार तक। अब मैंने ये लास्ट में पाश्चात्य अलंकार कराया, जिसको आप चौथा भेद देते हो, लेकिन चौथा नहीं होता, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, चौथा भेद इसके अंतर्गत नहीं जुड़ता। तीन ही प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अमूर्त भाव को मानव के द्वारा चित्रित किया जाता है, चित्रित किया जाता है, उसी को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। उसी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, पाश्चात्य अलंकार मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर आप लोग देख लीजिएगा कि दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी कि यहाँ दिवसावसान का समय है, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, यानी कि मानव के द्वारा जो चित्रित किया गया है सुंदर परी को यहां पर संध्या के समान बताया गया है। संध्या से तुलना कर दी शाम के समय से, कि जैसे शाम का समय धीरे धीरे दिन ढलता चला जाता है, ऐसे ही सुंदर परी आसमान से उतर रही है। ये मानव के द्वारा चित्रित किया गया है। तो ये थे मेरे दोस्त, मेरे वीरों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, आप लोगों के अलंकार। पलाश जाति का एक पौधा होता है, उसको कहते हैं। ठीक है भैया जी, ये थे आप लोगों के अलंकार। आज हो गए आप लोगों के अलंकार पूरे। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, इस पर जितनी मेहनत प्यारे दोस्तों लगी है, इस मेहनत को कामयाब जरूर होने देना है ना। अपनी मेहनत जरूर बनाए रखना मेरे दोस्त। बहुत ज्यादा मेहनत करके मेरे दोस्त मैंने इनको बताया है, समझाया है, एक एक चीज आप लोग। एक उदाहरण भी ऐसा है, इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे जो प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं यूपीएसआई की परीक्षा में, वही सेम के सेम उठा लिए मैंने। ठीक है भैया जी, बात समझ में आ गई क्या ना। शाम के समय की सुंदरता बताई गई है मानव के द्वारा चित्रित, इसमें मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत। ठीक है भाई जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल आप लोगों का नया टॉपिक रहेगा। कल वोकैबुलरी में मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक को तैयार करके आप लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूं, तो तैयार हो जाना सभी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, देखो वोकैबुलरी एक भैया कह रहे हैं कि लिख करके बताएं। देखो पर्यायवाची तो आपको मैं पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं मेरे दोस्त। अब पर्यायवाची को भैया पीपीटी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, एक दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में भी नहीं होने के पर्यायवाची। क्योंकि मैं टॉप मोस्ट ही लेकर के आऊंगा, हस्तलिखित रहेंगे वो मेरे, वो मैं आप छाट के मैं अपने आप दूंगा, उसकी चिंता मत करना। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद। बाकी मैं कल जो लेकर के आने वाला हूं आप लोगों को, कल का टॉपिक आप लोगों का नया रहेगा। आप ध्यान से एकदम करके तैयार करके आना, अच्छे से पढ़ करके आना। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।